हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दैविक और ये है हमारा चैनल कॉलेज साइंसेस। इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोकस है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल साइड ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू डूइंग क्वेश्चंस। ऑल्दो क्वेश्चंस भी हम करेंगे बट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा समझेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एंड हमने देखा था आपका कूलम्स लॉ। उसके बाद हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ कि कहाँ कूलम्स लॉ लिमिट कर जाता है, कहाँ कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी दो हमारे पास चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, वो डी डिस्टेंस पर रखे और जो ये डी डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। पिछली बार हमने लिया था 1 लाइट ईयर, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। तो हमने कहा था कि इस टाइम जो इस पर फोर्स लग रही होगी, जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, या जो Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पे, वो कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा था कि इतना फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए हमने इस चार्ज को उठा के हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर दिया था। हमने कहा था कि ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये हमने दूरी रखी थी R। तो अब जो फोर्स लगना चाहिए था Q1 के ऊपर, वो कितना लगना चाहिए था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में D माइनस R का होल स्क्वायर। इतना फोर्स उस पर लगना चाहिए था इस इंस्टेंट पर। बट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमारे पास कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज़्यादा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं पहुंच सकती। तो इस कारण से जो फोर्स होगा वो अभी भी इतना लग रहा होगा। ऑल दो हमारे पास डिस्टेंस कम हो चुका है बट इस इंस्टेंट पर जो फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा? अभी भी वो अभी भी इतना ही लग रहा होगा और इतना नहीं लग रहा होगा। तो हमने ये माना कि यहाँ पे कूलम्स लॉ काम नहीं कर रहा, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगना चाहिए था इतना बट लग कितना रहा था? इतना। तो फिर हमने कहा कि ऑल्दो हमने कहने का ही तरीका चेंज कर दिया, बस बात तो वही रही। हमने कहा कि Q1 Q2 पर फोर्स नहीं लगा रहा है, Q1 कुछ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जिसके कारण से Q2 पर फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से Q2 पर फोर्स लग रहा है, ना कि Q1 खुद Q2 पर फोर्स लगा रहा है। और लेकिन वो फील्ड किसके कारण है? वो फील्ड कारण है Q1 के, Q1 के कारण वो फील्ड है, बट वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पर फोर्स लगाएगी। तो इससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हुआ? तो हमने कहा कि जब तक पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है, मान लीजिए आप चार्ज को इधर भी शिफ्ट कर देते हैं, तो जो पुराने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक यहाँ पर रहेगी तो जब तक तो फोर्स लगेगी इतनी। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद, कुछ समय बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नई वाली है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? इतनी फोर्स हो जाएगी। तो हमने कहा कि ऑल दो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन टाइम लग सकता है उसको वहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लग रही है, ना कि चार्ज खुद इस पर फोर्स लगाता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड जहाँ पे उसकी प्रेजेंस, उसका इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस फील की जा सके। मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ज है। अब कोई भी दूसरा चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, यानी उस रीजन में आए जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। मान लीजिए हमारे पास चार्ज है और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आया, मान लीजिए नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल होगा। ये तो बात 100% है। अब खास बात क्या है कि कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि फोर्स लग रही थी चार्ज की वजह से, लेकिन इस केस में फोर्स चार्ज की वजह से नहीं लग रही, फोर्स लग रही है इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब खास बात क्या है कि ये जो चार्ज यहाँ पे है ना, उनको ये मतलब नहीं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे सारी जगह है लेकिन फोर्स यहीं पे लगेगी क्योंकि चार्ज कोई दूसरा भी यहीं पे आया है,
यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आ जाए तो फोर्स तो उस पर भी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है ही यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज होना या ना होना इस पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे सारी जगह है ही। लेकिन अगर कोई उस रीजन में आया है तो उस पर फोर्स लगेगी। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे चार्ज हमारे पास आया, तो इस चार्ज को ये मतलब नहीं है कि जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एक चार्ज की वजह से है, दो चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। उसको तो मतलब है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी उससे मतलब है इसको, ना कि किसी दूसरे चार्ज से। इसको ये नहीं पता, इस चार्ज को ये नहीं पता, ना इसको पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग किसकी वजह से रही है, वो वहाँ पे आ किसकी वजह से रही है। एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, कितने चार्ज है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो है उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगी। और फोर्स लगेगी कितनी, फोर्स लगेगी F इजिकल क्यू इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इस पर फोर्स लगेगी। तो ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, और लगने वाली फोर्स इतनी लगेगी। अच्छा एक बात और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, उसकी डायरेक्शन है। क्या आपने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई नेगेटिव तक जाती हैं। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में ये जाती हैं। तो हमने कहा था कि किसी भी रीजन में या किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो उस पॉइंट पे, तो हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर फील्ड है, इसकी डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती है आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो देखते हैं, और उससे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी Q चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई भी Q2 चार्ज है, तो इसकी वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 पर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी कितना, वो लगाएगी F Q इंटू ई। ये ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बनाई गई है Q1 के द्वारा, तो Q2 पर इतना फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो हमारे पास दर्शाती है कि उस मान ली किसी भी रीजन पर यहाँ पे Q2 रखा है, मैं यहाँ पे रख दूँ Q2 रख दूँ, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कितनी, वो दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो होती है हमारे पास Q इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, हम इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो हमारे पास दर्शाती है कि उस पॉइंट पर पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो जितना अगर हम दूर जाते जाएंगे किसी भी चार्ज से, तो इस चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। तो जितना दूर जाएंगे उतना हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जितना पास आएंगे उतना हमारे पास स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब एक खास बात, मान लीजिए अगर हम कहते हैं यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, और अगर हम उसमें भी कहें कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो 1 कूलम का चार्ज रख के होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, क्योंकि हमने देखा था कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इतने एलिमेंट्री चार्जेस यहाँ पर हमारे पास रखे होंगे। अब एक खास बात, अगर कोई दूसरा चार्ज जिसके ऊपर हमें फोर्स लगानी है, मान लीजिए Q1 है, वो इतना 1 कूलम का चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर जिसका चार्ज अगर काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर चार्ज काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए 1 कूलम ही है हमारे पास, तो ये पॉसिबल है कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड हैं, वो बदल जाए। वो उसके बदलने के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन
से अब दूसरी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए, तो हमारे पास ज़रूरी है कि जिस चार्ज पर हम फोर्स लगवाने की बात कर रहे हैं, या हम इसको बोल दें कि टेस्ट चार्ज जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, तो उसका काफ़ी छोटा होना ज़रूरी है। ये काफ़ी छोटा होगा, ये बहुत ही कम चार्ज होगा, मतलब ये होगा टेंडिंग टू ज़ीरो अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज नहीं तो इसकी वजह से अगर ये चार्ज ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बनती है वो भी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए ये तो हमने करी एक सिंगल 1 कूलम चार्ज की बात, अगर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह चार्ज रखे हैं तो उनकी उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ सकता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू अप्रोक्सीमेटली 0 कूलम होना चाहिए। तो ये बात हो गई इसकी, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब करते हैं बात आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उससे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं P पॉइंट, और हमें P पॉइंट पे निकालनी है Q1 की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए R डैश वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको निकालनी है। तो इस पॉइंट पे निकलने वाली, जो इस पॉइंट पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी कितनी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के द्वारा बन रही है। किस डायरेक्शन में बनेगी, जिस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता उस पे फोर्स लगती, उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो बनेगी कितनी, वो बनेगी अपॉन में इसका R माइनस R1 वेक्टर Q, और ये बनेगी, ये हमारे पास बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर Q1 के द्वारा हमने कैसे लिखा, Q1 अपॉन में इसका ये जो R माइनस R1 वेक्टर हमारे पास है, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड, इसका इसका हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किस में होगी, इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन होगी। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, आपको बताइए, तो पता ही है कि वेक्टर अपॉन में उसका मोड, तो ये हमने लिख दिया वेक्टर और इसका मोड, और उसका फिर हमने मल्टीप्लाई करके क्यूब लिख दिया। तो हमारे पास बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड आई पी पे, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, Q1 के द्वारा पी पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतनी। अब मान लीजिए हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम क्या होगा, कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज रखे हैं, Q2 Q3, ठीक है, Q4 Q5, ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेज रखे हैं और भी। तो इनकी वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है कि अगर हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है इन सब की वजह से, तो पहले सबकी वजह से इंडिविजुअली देख लो, उन सब का सम कर दो, तो उन सब का सम पी पॉइंट पे वो आ जाएगी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले देख लो Q1 पी पे कितनी लगा रहा है, Q2 पी पे कितनी लगा रहा है, Q3 की वजह से पी पे कितनी है, Q4 की वजह से पी पे कितनी है, और फिर Q5 की वजह से पी पे कितनी है। जितनी जितनी भी हो उन सब का सम कर दो, तो वो आ जाएगी इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर। तो ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सिंपली सबकी वजह से इंडिविजुअल निकाल लो और सबका सम कर दो, तो हो जाएगा हमारे पास आपका पी पॉइंट पर, इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से। तो चलिए वो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास, तो ये होगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे रखा है Q1 Q2 Q3 Q4, और हमें इस पॉइंट पी पर निकालनी इन सब की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन सब की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पहले इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, हम आर वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर, इसका ले लेते हैं R1 वेक्टर,
इसका ले लेते हैं R2, इसका ले लेते हैं R3, और ये हो गया हमारे पास सिमिलरली R। ऐसे ही चाहे कितने भी चार्ज हो, सबका हम वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं आपका, पोजीशन वेक्टर। तो एक की वजह से कितनी आई थी वो हमने पहले देख लिया था। अब सब की वजह से सबका सम कर दो। तो एक की वजह से मान लीजिए Q1 की वजह से लिखता हूँ, तो Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में बनेगी। तो Q1 की वजह से मैं लिखता हूँ, तो वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R R1 अपॉन में R1 का क्यूब। ये हमारे पास आ गई Q1 की वजह से बनने वाली पी पर। अब अगर सबकी वजह से देखनी है, तो ये हमारे पास ये आ गई 1 की वजह से, ऐसे ही 2 की वजह से, ऐसे ही 3 की वजह से, ऐसे ऐसे सबको सबको जोड़ देंगे। प्लस में E2 की वजह से बनने वाली, E3 की वजह से बनने वाली, और ऐसे ही सोन। तो ये होगी किसके बराबर, ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी समीशन ऑफ जो आपकी ई बनेगी पी पर सब की वजह से, वो बनेगी कितनी, समीशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R। कि Q1 की वजह यहाँ पे हम ले लेंगे आई, अपॉन में ये तो चेंज नहीं होगा आर, क्योंकि आर तो पोजीशन वेक्टर ही है पी का। पोजीशन वेक्टर पी का क्या है, आर, क्योंकि हम निकाल ही किस पे रहे हैं, पी पे निकाल रहे हैं, तो ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये आई 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 तक चलेगा पूरा, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया इन सब की वजह से डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से बनने वाली जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आ गई है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से। यानी अलग अलग जगह अगर चार्ज रखे हैं, तो उसकी वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी होगी, वो होगी इतनी। अगर अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम होता तो हम इंटीग्रेशन करते। यहाँ पे हमने समेशन किया है, तो यहाँ पे हमने इन सबको जोड़ दिया, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी सब की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बन रही है, उन सब का सम कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगी पर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। दोस्तों आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है हमने नहीं जाना। हमने देखा कि आपका जो टेस्ट चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाला, वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, नहीं तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की या जिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बन रही है वही चेंज हो जाएगी, तो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ना कि पुरानी वाली की वजह से। तो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। फिर हमने देखा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वेक्टर फॉर्म देखा। फिर हमने देखा कि डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये सब हमने आज देखा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।